एक और जेडी इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाइए। और खबर बहुत बड़ी है और बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि पीएफआई के ऊपर जल्दी ही बैन लगने वाला है। जो रिपोर्ट आ रही है वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते ही लग सकता है। और इसके लिए आप जानते हैं सबसे पहले इसकी मांग किसने की थी? यद्यपि तो बहुत सारे स्टेट्स भी कर रहे थे, लेकिन अभी जिसको बोलते हैं हम रीसेंट पास्ट यानी निकट भूतकाल में ये मांग सबसे अधिक जोर शोर से जयपुर डायलॉग्स ने उठाई थी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पीएफआई के कहाँ कहाँ के दंगों में हाथ है। बेंगलोर के दंगों में हाथ है, दिल्ली के दंगों में हाथ है, हाथरस में ये घुसने वाले थे, ये जो रामनवमी वाले सारे दंगे हो रहे हैं इसमें इनका फुटप्रिंट है। जगह जगह पे जहाँ भी प्रॉब्लम्स हो रही है वहां पर है। आज ही पीएफआई के एक पदाधिकारी ने धमकी दी है कि अगर आपने लाउड स्पीकर और मदरसों को छूने की भी कोशिश की तो पीएफआई वहां पहुंच जाएगी। मतलब पीएफआई आतंकवाद का दूसरा पर्याय भारत में बनना चाहती थी और बन गई है। और इसका मुख्य कारण ये है कि पीएफआई को बैन करने में इतना समय लगाया गया। सोच यह था कि यदि हम इसको बैन लगा देंगे तो हम इसके कार्यकलापों की जानकारी नहीं कर पाएंगे। ये सोच शुरू से गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि यदि आप इसके ऊपर बैन लगा चुके होते तो इसके साथ में एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं जिन्होंने हिजाब आंदोलन चलाया, जिन्होंने आपका दिल्ली राइट्स किए, जिन्होंने जामिया में नाटक किए, जिन्होंने एएमयू में नाटक किए, जिन्होंने रामनवमी में सारी तमाशेबाजी की, चाहे वो खारगोन हो और चाहे वो करौली हो और चाहे वो कोलार हो, सब जगह इसके फुटप्रिंट्स पाए जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि साहब कि नहीं, अगर हम इसको बैन कर देंगे तो हमारे पास जानकारी का अभाव हो जाएगा। जानकारी तो सबके पास है और जानकारी यदि आप लेना चाहें तो जानकारी लेने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको केवल मस्जिदों में इन्फिल्ट्रेट करना है। और कोई भी आपको मस्जिदों में क्या हो रहा है, क्या खुतबे पढ़े जा रहे हैं, किस तरह के मैसेज आ रहे हैं, कौन सी मस्जिद जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है, कहाँ पर सऊदी फंडिंग आ रही है, कहाँ पर पीएफआई फंडिंग आ रही है, ये जानना कोई मुश्किल और दुष्कर कार्य नहीं है। लेकिन ये एक लगातार बहाना दिया जा रहा था। मुझे लगता है ये बहाना इसलिए दिया जा रहा था कि हमारी सरकार जो है वो सीएए का जब आंदोलन हुआ उसके बाद से लगातार बैकफुट पर क्यों है, हम नहीं जानते। बैकफुट पर सबसे पहले गई मौलाना साद के मामले में, उसके बाद गई सीएए में और इस समय 370 में पूरी तरह जितने भी गेन्स किए थे, उन पे सब पे रोल बैक हो रहा है। वो तो भला मानिए कि जयपुर डायलॉग्स और हमारे कुछ साथियों ने वो बशीर अहमद और फारूक अहमद का बंडा फोड़ दिया और इतना प्रेशर पड़ा कि उनको हटाना पड़ा। वरना एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो सबसे बड़े सॉफ्ट सेपरेटिस्ट, सबसे बड़े करप्ट लोगों में से जो वहां पर जिन्होंने हजारों करोड़ों की संपत्ति बना रखी है वो थे। पीएफआई को बैन करना यह पहला कदम है। पीएफआई को बैन करने के बाद पीएफआई से संबंधित जितने भी संगठन हैं, आपने इसको 3, 4, 5 साल तक खुली छूट दे के रखी, तो हम मान सकते हैं कि आपने इसलिए छूट दे के रखी होगी कि आप इनके जितने भी लोग बाग हैं उनकी अब तक पहचान कर चुके होंगे। तो बैन करिए और उनको सबको अंदर कीजिए और उनको अंदर करके जो कह रहे हैं कि साहब एक सोंटे का इस्तेमाल कीजिए। ये वो लोग नहीं हैं जो सीधी उंगली से घी निकलने देंगे। इनके लिए तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। पीएफआई का बैन उस उंगली टेढ़ी करने के प्रोसेस का आरंभ है, शुरुआत मात्र है। ऐसा हम मान के चलें तो उचित रहेगा। और ऐसा करते ही आप देखेंगे कि किस तरह से इस्लामियों के जो भारत में ग़ज़वा-ए हिंद की तारीख लाना चाहते हैं, जो भारत में ग़ज़वा-ए हिंद के सपने देख रहे हैं, जो भारत में इस्लामी निज़ाम के निज़ाम मुस्तफ़ा के सपने देख रहे हैं, उनको तो झटका लगेगा ही। जो लोग इसके विरुद्ध खड़े हुए हैं इस समय और आपके साथ खड़े हुए हैं, यानी केंद्र सरकार के साथ खड़े हुए हैं, उनको भी एक नैतिक बल मिलेगा और निश्चित रूप से इससे देश का, राष्ट्र का, समाज का, संविधान का, सबका भला होगा।
जय हिंद, वंदे मातरम।